की बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां आरजेडी में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव ने इस आरजेडी की सभी इकाइयां भंग कर दी थी, जिसके बाद अब पार्टी नई टीम बनाने में जुटी हुई है। तेजस्वी यादव इन दिनों नई टीम के लिए काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन ओवरऑल आरजेडी के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं साथ ही 4 प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। तो क्या कुछ चल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो आरजेडी की नई टीम बन रही है, इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों तेज हो गई है? तेजस्वी यादव की एक्टिवनेस अब इतनी ज्यादा उभर कर क्यों सामने आ रही है? देखिए, बांकीपुर का चुनावी परिणाम तो अभी हाल की बात है, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव जिस तरीके से आरजेडी हारी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 25 सीटों पर आरजेडी सिमट जाएगी। वो आरजेडी जो नीतीश कुमार के साथ 2015 में लड़ी तो उनको करीब 78 सीटें आई। उसके बाद हमने देखा दूसरे चुनाव 2020 में जब बीजेपी जेडीयू साथ लड़ी तो आरजेडी के भी बहुत अच्छी सीटें आई, 70 से 75 सीटों पर वो चुनाव जीते। लेकिन अचानक से जो नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव था, जिसमें ये उम्मीदें की जा रही थी कि नीतीश कुमार की सीटें कम हो जाएंगी, और प्रशांत किशोर ये दावा भी कर रहे थे कि उनकी 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसे लग गया? आरजेडी को। और जो आरजेडी पूरे बिहार में सरकार बनाने की बार बार बात कर रही थी, उस आरजेडी का परफॉर्मेंस इतना खराब हुआ कि कई जगह पर जमानत भी जब्त हुई। और 2024 का लोकसभा चुनाव भी आरजेडी के लिए कोई बहुत शानदार चुनाव नहीं रहा। हमने देखा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उसके अलावा महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। बिहार में एनडीए ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। तो ऐसे में सवाल उठा कि तेजस्वी यादव की रणनीति आखिरकार चल क्यों नहीं रही है? लालू यादव एक्टिव हैं, लेकिन उनकी एक्टिवनेस अभी उस लेवल पर नहीं है कि वो चाहेंगे तो अकेले सब कुछ करेंगे, क्योंकि शारीरिक कारणों से वो इस वक्त पूरी तरह से परेशान है। तो तेजस्वी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन जो टीम है आरजेडी की, वो टीम लगातार पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही है। और इसीलिए तेजस्वी यादव को अब इस बात को लेकर सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि यदि वो अपनी टीम में बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उनको पीछे करके आगे निकल जाएंगे। मंगनी लाल मंडल को जिम्मेदारी दी गई, 78 साल की लगभग उनकी उम्र है, लेकिन मंगनी लाल मंडल के आते आरजेडी में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। उल्टा आरजेडी का परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो गया। अब चर्चा यह है कि मंगनी लाल मंडल को भी पद से हटाया जा सकता है। और 3-4 जो बहुत ही करीबी लोग हैं तेजस्वी यादव के, चाहे भोला यादव की बात की जाए, उसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात की जाए, इन लोगों का नाम, सुनील कुमार सिंह का नाम चल रहा है कि इन लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने सौंपी है कि ऐसे चेहरों का चयन कीजिए जो पार्टी को मजबूत जिला स्तर पर कर सके। अगर जिला स्तर पर पार्टी मजबूत होगी तो फिर पूरे जिले में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बूथ पर पार्टी तभी मजबूत हो पाएगी जब जिला स्तर पर अच्छे लोग वहां पर आएंगे और जो अपनी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। तो सुनील सिंह को इस बार एमएलसी बनाया गया। एकमात्र एमएलसी महागठबंधन से जीते हैं, आरजेडी से जीते हैं, वो सुनील सिंह हैं। और जिस तरीके से बैटिंग करते हैं लालू परिवार के पक्ष में, उससे साफ साफ समझा जा सकता है कि वो भरोसेमंद लालू के भी हैं और तेजस्वी के भी हैं। तो ऐसे में अब ये लोग किनको चुनेंगे? 4 नामों की चर्चा है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। सबसे पहला नाम कुमार सर्वजीत का है, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है। बोधगया एससी सीट से वो विधायक हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। उसके अलावा रणविजय साहू का नाम चल रहा है, मौजूदा समय में विधायक हैं वो भी। उसके अलावा आलोक मेहता का नाम चल रहा है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और आरजेडी में लालू यादव के काफी भरोसेमंद हैं। और शिवचंद्र राम का भी नाम चल रहा है, जिन्होंने पहले तो इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि शिवचंद्र राम को जिम्मेदारी मिलेगी। मुख्य रूप से 2-3 नाम है, रणविजय साहू, आलोक मेहता, और इनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुमार सर्वजीत भी बहुत भरोसेमंद है और जिस तरीके से बिहार विधानसभा में वो आरजेडी को लेकर बैटिंग करते हैं, सत्ता पक्ष पर हमलावर रहते हैं, तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि इन लोगों में से किसी एक को मिल सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरजेडी के पास, परिवार के लोगों के पास ही रहेगा जब तक लालू हैं, तेजस्वी हैं, या उनके आगे की भी बात की जाए। तो अब प्रदेश अध्यक्ष की पद में कितना बड़ा बदलाव होगा, मंगनी लाल मंडल का रिप्लेसमेंट किस जाति से कराया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी हो,
जेडीयू हो, जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ और सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो यही देख रही है कि किस जाति से हमें कितना लाभ मिलेगा। बीजेपी भी उसी हिसाब से, अभी आपने बांकीपुर में देखा कायस्थ उम्मीदवार को उतारा गया, एक का पहले टिकट काटा गया और नितिन नवीन ने सीट छोड़ी, वो भी कायस्थ। उसके अलावा प्रशांत किशोर आए तो सवर्ण वोटों का एकजुटता देखने को मिला। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को उतारा क्योंकि वैसे वोटरों की संख्या भी वहां अच्छी खासी है। तो हर पार्टी सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण पर टिकी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में तेजस्वी किसको देंगे? क्या कुमार सर्वजीत जो एससी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको जिम्मेदारी देंगे, या फिर आलोक मेहता को देंगे जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, रणविजय साहू भी ओबीसी से आते हैं, या फिर इन नामों के अलावा कोई और नाम सामने आ जाएगा? लेकिन इतना तो तय है कि मंगनी लाल मंडल का जाना लगभग फाइनल हो चुका है और तेजस्वी यादव इस बात को समझ चुके हैं कि अब इस टीम से मेरी नैया पार लगने वाली नहीं है। संजय यादव, रमीज नेमत, इन लोगों के भरोसे जो है अब हमें बहुत ही ज्यादा हार का सामना एक के बाद एक लगातार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब पार्टी में जो सीनियर लीडर हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो लालू यादव के समय से पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे थे, अब उनकी बात अगर सुनी जाएगी तभी हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए बहुत मजबूत है, सम्राट चौधरी उतने ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका सामना कैसे करेंगे और फिर प्रशांत किशोर को पीछे कैसे करेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा में जब वो हुंकार भरेंगे तो लोग सीधे तौर पर ये बात कहने लगेंगे कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल यही उठ रहा है कि तेजस्वी यादव की क्या इस बढ़ती एक्टिवनेस का कारण कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने ताल ठोकी, जीत दर्ज की, इसके बाद तेजस्वी कहीं उनसे डरे हुए हैं कि कहीं ये मेरा पद ना छीन ले या फिर मेरे से ज्यादा उभर कर सामने ना आ जाए, जनता के दिलों में ना बस जाए। देखिए, सिर्फ तेजस्वी ही नहीं डरे हैं, पूरी बीजेपी भी परेशान है, एनडीए भी परेशान है और इंडी तो परेशान है ही कि कांग्रेस पार्टी छटपट कर रही है गठबंधन हो जाए किसी तरह प्रशांत किशोर से। आजकल आप देखिए कि कांग्रेस के नेताओं के सुर कितने बदल गए हैं। वो तेजस्वी यादव पर बहुत सवाल कर रहे हैं, उनके विदेश दौरों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनकी रणनीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। मेरे साथ भी डिबेट में जब कांग्रेस प्रवक्ता बैठते हैं तो वो आरजेडी पर तो इतने सवाल उठा देते हैं कि लगता ही नहीं कि वो गठबंधन में शामिल है, जबकि औपचारिक तौर पर अभी भी गठबंधन है ही, लेकिन वो प्रशांत किशोर की इतनी तारीफ करते हैं, लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए प्रशांत किशोर का सहारा ले रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को तो ये डर सता रहा है कि यदि मेरी हाल यही इसी तरह से बरकरार रही तो फिर प्रशांत किशोर जो है वो तो फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, डेटा के साथ बात कर रहे हैं, और जब वो सीएम को नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरीके से खतरनाक हमले उन पर कर रहे हैं, तो फिर जब डायरेक्ट प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी की लड़ाई होगी तो फिर बीच में तेजस्वी यादव तो साइड ही रह जाएंगे, तो बीच में उनके लिए जगह नहीं बचेगी। और प्रशांत किशोर के आने के बाद बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए विधानसभा में एक ऐसा नेता पहुंचा है जो कि बात करता है आंकड़ों पर, फैक्ट पर। आप प्रशांत किशोर के समर्थक हो सकते हैं, आप उनके आलोचक हो सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बात करते हैं उस बात को हर कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उन बातों में दम नजर आता है। और इसी का नतीजा है कि बांकीपुर में जनस्वराज चुनाव जीत गई और बीजेपी के साथ लगातार वो टक्कर ले रहे हैं, लेकिन आरजेडी की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर ये क्या लगता है, क्या जो तस्वीरें सामने आ रही है नई टीम बनने के बाद या ऑपरेशन ओवरऑल जिस तरीके का तेजस्वी यादव द्वारा चलाया जा रहा है, ये काम आ पाएगा आरजेडी के लिए? देखिए, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अचानक से नीतीश सरकार में मंत्री बने 2015 में, उससे पहले बिहार में उतना लोगों को मालूम नहीं था कि लालू प्रसाद यादव के जो दो बेटे हैं वो राजनीति में कितने एक्टिव हैं, उनका क्या कुछ काम धाम रहता है। तेजस्वी यादव आईपीएल खेल रहे थे तो लालू यादव ने एक बार संसद में कहा था कि यादव का बेटा पानी थोड़ी पिलाएगा, तो उसके बाद उनकी वापसी कराई गई। और परिवारवाद की राजनीति तो आरजेडी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वही रही है, लेकिन ये मजबूती भी है। लोग तेजस्वी के नाम पर ही वोट भी करते हैं जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो मुस्लिम यादव हैं, जो उनका कोर वोट बैंक है, जो इस बार बांकीपुर में ढह गया, उसके बारे में कहा जाता है कि वो लालू के बाद तेजस्वी पर ही यकीन करते हैं। ऐसे में तेजस्वी यदि मजबूत होते हैं तो आरजेडी मजबूत हो या ना हो, लोकतंत्र जरूर मजबूत होगा। बिहार में लोगों को यह जरूर लगेगा कि सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने वाला सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं है, आरजेडी भी है, तेजस्वी यादव भी है, और वो फैसलों में असर करेगा और फिर वो पार्टी को कहीं ना कहीं से मदद जरूर करेगा। अगर पार्टी का संगठन वैसे ही बिहार में बहुत कमजोर है, ज्यादातर एमवाई समीकरण पर ही पार्टी टिकी हुई है, तो ऐसे में यदि तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को फिर से बेहतर करने की कोशिश में पटरी पर लाने के लिए हर संभव काम करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, जो इतने बड़े बड़े आरजेडी में नाम हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में मिलेगा। क्योंकि 29 और 30 लगातार 2 बार चुनाव होंगे, एक लोकसभा का होगा, एक विधानसभा का होगा, तो
तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए वो आखिरी मौका होगा। 29 का लोकसभा और 30 का विधानसभा। अगर उस चुनाव में तेजस्वी यादव बढ़िया प्रदर्शन नहीं करते हैं, आरजेडी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती है, हम ये नहीं कह रहे कि वो सरकार बनाएंगे तभी उनका अस्तित्व बचा रहेगा, लेकिन विपक्ष में भी रहने के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है, वरना स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर लोग जो है वो एक तरफा बहने लगेंगे। उनको लगेगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी है, गुजरात में बीजेपी है, केरल में आप देखिए बीजेपी के विरोधी पार्टियां हैं, तो ऐसे में बिहार में यदि तेजस्वी यादव मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये उस बात पर निर्भर करेगा कि तेजस्वी की प्लानिंग जो है वो कितने बेहतर तरीके से ग्राउंड पर एग्जीक्यूट हो पाएगी। और ये सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा? तेजस्वी यादव पर, कि वो कैसे अपनी टीमों का हैंडल करते हैं, कैसे अपने लोगों का भरोसा जीतते हैं और कैसे ग्राउंड पर आरजेडी को लेकर जो बातें चल रही है उस बातों से साइड हटकर लोगों को एक ऑप्शन देते हैं कि हम भी एक विकल्प हैं, मुस्लिम यादव के अलावा भी हमारा वोटर है। अगर वो चीजें करने में तेजस्वी कामयाब हुए तो ठीक है, वरना बिहार में आगे की जो लड़ाई होगी वो एनडीए बनाम जन स्वराज की ही नजर आएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, एक तरफ आरजेडी में उथल पुथल देखने को मिल रही है, उनके विधायकों में आपस में मारपीट चल रही है, भाई वीरेंद्र से लेकर शक्ति यादव के बीच कहासुनी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा ऐलान कर दिया है नई टीम बनाने का। अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 4 नाम चर्चा में आ चुके हैं और आगे चलकर तेजस्वी की इस नई टीम से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा पार्टी के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।